Assalamu alaikum students. In our previous discussion, we discussed physical quality life index where we focused on well-being indicators, life expectancy at age 1, infant mortality rate, basic literacy rate. However, economists realize that these indicators are not sufficient to fully capture development. The major limitation of physical quality life index is that it doesn't capture the economic side of development. It completely ignores income level, employment, and overall standard of living. And as we all know that income play a very crucial role in improving people's life. Without sufficient income, we cannot access better education, healthcare services, or we can't improve our standard of living or living conditions. Also, these indicators are very narrow and portray a partial picture of development. When we talk about the literacy rate, basic literacy rate की definition क्या है हमारे पास? The ones who can read and write. तो what is the quality of education in a particular country? ये जो आपका इंडिकेटर है, it doesn't capture. तो जो definitions हैं, जो इंडिकेटर उठाए हैं, ये भी आपके पास जो है वो बहुत जो अच्छी पिक्चर जिसे हम कहते हैं कि बेस्ट इंडिकेटर टू रिफ्लेक्ट द एजुकेशन सेक्टर परफॉर्मेंस वो नहीं है. So due to these limitations, economists felt the need for more comprehensive and balanced measure of development. So today's lecture we will move towards a more comprehensive and widely used measure, Human Development Index. This is a very important concept, especially in development economics, and is widely used for international organizations. और आपके जो इंटरनेशनल लिटरेचर है उसमें आपको जो HDI का जो अबाउट द HDI लिटरेचर जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर अवेलेबल है और इकोनॉमिस्ट रिसर्चर्स इसको यूज़ करते हैं और वाइडली एक्सेप्टेड है और इसकी जो एज कम्पेयर टू फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ये मोर एप्रोप्रिएट है और इट्स पोर्ट्रे अ गुड पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स. ठीक है, मैं बार बार ये जो इन कंपैरिजन टू फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स कह रही हूँ, इट मीन्स के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशंस. ठीक है, तो जब हम कंपैरेटिव वे में बात कर रहे हैं कि जैसे हमने जीएनपी से स्टार्ट लिया, हमने कहा कि एज कम्पेयर टू जीएनपी पर कैपिटा इज अ गुड मेजर. जीएनपी पर कैपिटा के कंपैरिजन में हमने कहा वेलफेयर, फिर वेलफेयर के कंपैरिजन में हमने कहा सोशल इंडिकेटर पे जब हमने फोकस किया तो हमने कहा कि जी कौन से सोशल इंडिकेटर्स लेंगे तो हाउ कैन वी कंप्यूट द कंपोजिट इंडेक्स है. एक सिंगल नंबर आपको डेवलपमेंट का इंडिकेट कर सके कि आप किस कंट्री किस पोजीशन पे स्टैंड कर दिए. फिर फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स से अगर हम मूव फॉरवर्ड, क्योंकि वहां पे आपके पास मिसिंग है, हमने कहा वहां लिमिटेशन है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स यानी इनकम को वो कैप्चर नहीं कर रहा, तो इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड और हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ जो है वो मूव कर गए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. HDI is a summary composite index that measures a country average achievement in three basic aspects of human development. यहाँ पे आपके पास तीन aspects जिसको हम कहते हैं तीन dimensions हैं जिनको हम measure कर रहे हैं. पहली आपके पास जो health लिखा हुआ है इसके लिए हम term use करते हैं a long and healthy life. The second one is knowledge. The third one is decent standard of living captured by the GNI यानी gross national income. So instead of looking at only one side of development, अब यहाँ पे HDI gives you a more complete and balanced picture क्योंकि यहाँ पे social aspects और economic aspect दोनों जो हैं वो incorporate हो रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे before we move forward एक चीज जो HDI की history है when it was first developed,
1990s में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, वो आई, अमर्त्य सेन ने फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किया था। इस रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंप्यूट किया गया था टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ टू ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी पहले जो हमारे पास सिर्फ ग्रोथ का कॉन्सेप्ट था, यानी जो जीएनपी और जीडीपी पे फोकस थे, उसको आगे आपने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जो एक वो टर्मिनोलॉजी है कि विदाउट इम्प्रूविंग द वेलफेयर ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल आप डेवलप नहीं हो सकते। तो उस चीज को कैप्चर करने के लिए ये स्टेप फॉरवर्ड आप जो है वो गए टूवर्ड्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर 1990s में फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस। उस वक्त इसकी जो मेथडोलॉजी थी और जो आजकल हमारे पास HDR की जो रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो HDI आपके पास फिगर्स आती हैं, उनकी जो मेथडोलॉजी है इट्स दोनों के दरमियान जो है वो काफी डिफरेंस है। जब इनिशियली HDI इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त जो मेथडोलॉजी यूज हो रही थी, जो इंडिकेटर्स यूज हो रहे थे, लेटर ऑन उन इंडिकेटर्स में भी चेंज आया। जो गोल पोस्ट थे यानी जो मिनिमम और मैक्सिमम थे फॉर नॉर्मलाइजेशन, जैसे हमने फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में करा था, देखा था कि बिकॉज वी हैव जो 3 इंडिकेटर्स थे उनकी जो यूनिट ऑफ स्केल था वो डिफरेंट था, उनका यूनिट जिसमें हम उनको मेजर कर रहे थे वो डिफरेंट थे। तो वी नीड अ नॉर्मलाइजेशन फॉर दीज इंडिकेटर्स before going towards aggregating the index। तो आपने उसके लिए क्या किया था, पहले उसको नॉर्मलाइज किया था। नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने कहा कि पॉजिटिव इंडिकेटर होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एक्चुअल माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम। और अगर नेगेटिव था तो हमने उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज किया था। लेकिन क्योंकि HDI में हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे हमारे पास जो ओल्ड मेथडोलॉजी थी, चाहे हमारे पास जो न्यू मेथडोलॉजी है, तमाम की तमाम इंडिकेटर्स जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए हैं टू शो सोशल एस्पेक्ट्स और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, वो तमाम की तमाम पॉजिटिवली रिलेटेड हैं विद द डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इट रिफ्लेक्ट्स की डेवलपमेंट इंक्रीज हो रही है आपका। तो इसलिए यहाँ पे भी हमें नॉर्मलाइजेशन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम की ज़रूरत थी। और उस मिनिमम और मैक्सिमम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो उसमें भी जो इनिशियली आपने मिनिमम मैक्सिमा लिए थे और उसके बाद जब 2010 की मेथडोलॉजी आई तो हाउ वी चेंज द मिनिमम एंड मैक्सिमम सिलेक्शन का प्रोसेस है जो है फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम या गोल पोस्ट, वो किस तरह चेंज हुआ। तो ये देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन the methodology of 1990 and the methodology used in 2010 onwards, जब आपके पास इसको अगेन HDI को, जिसको हम कहते हैं न्यू मेथडोलॉजी, रिवाइज किया गया। अच्छा जी, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ HDI क्या है, HDI का आपके पास कि इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, वैल्यूज क्लोजर टू 0 होंगी। तो जैसे हमने कहा था कि हायर डेवलपमेंट है, वैल्यूज क्लोजर टू 0 वैल्यूज क्लोजर टू 1 होंगी तो इट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स अ हायर डेवलपमेंट। और अगर आपके पास वैल्यूज क्लोजर टू 0 होंगी इट मीन्स इट शोज अ lower development progress। ठीक है, so countries are often ranked based on their HDI values की बेसिस पे हम उनको रैंक करते हैं and then we will compare the development level across countries। फिर countries का across countries आप comparison कर सकते हो कि क्या है। These are the HDI component as per the new methodology। ठीक है, keep in mind कि हम लोग पहले जो पढ़ेंगे वो 2010 में जो हमने methodology यूज कर रहे हैं 10 से, और उसके जो indicators हैं पहले हम उनको लेके चलेंगे और in the end we will compare 2010 methodology with 1990s methodology। ठीक है, the first dimension is आपके पास long and healthy life, जिसके लिए इंडिकेटर जो यूज किया है द इंडिकेटर सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, आप क्या एट द टाइम ऑफ बर्थ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडिविजुअल की कितनी, वो बच्चा कितना लंबा जिएगा, उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा होगी। द आइडिया इज सिंपल,
इफ पीपल लिव लॉन्गर इट मीन्स के बेटर हेल्थ केयर होगी, बेटर न्यूट्रिशन है उसके पास, बेटर लिविंग कंडीशंस होंगी. सो हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो इट इंडिकेट्स अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट. द सेकेंड डायमेंशन इज नॉलेज. नॉलेज को या एजुकेशन हम जिसको कहते हैं, इन द न्यू HDI एजुकेशन इज मेजर्ड यूजिंग 2 इंडिकेटर्स. अब यहाँ पे हमारे पास कितने इंडिकेटर्स हैं? 2 इंडिकेटर्स हैं. एक मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है फॉर अडल्ट्स, ठीक है, 25 एंड ओल्डर, एंड एक दूसरा जो इंडिकेटर हमारे पास है वो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नॉलेज के लिए या एजुकेशन सेक्टर को की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए हमारे पास 2 इंडिकेटर्स हैं. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अडल्ट यहाँ पे 25 प्लस हो गए, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के लिए जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग किसके लिए हम चेक करेंगे? फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस. इन दोनों को अगर हम एग्रीगेट करेंगे फर्स्ट, तो हमारे पास डायमेंशन इंडेक्स बनेगा एजुकेशन का. इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, GNI से जिसको हम मेजर कर रहे हैं. GNI क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, परचेसिंग पावर पैरिटी $. ठीक है, ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है कि आपने इक्विवेलेंट किया है अक्रॉस कंट्री कंपैरिजन के लिए, हम उसको एक दूसरे के बराबर करने के लिए मेथड यूज करते हैं. अब आपके पास 3 डायमेंशंस हो गई. अगर लो लेवल ऑफ इनकम है तो इसका मतलब है कि इसका एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आएगा ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडिविजुअल्स, और हाई लेवल ऑफ इनकम है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे. तो यहाँ पे भी आपके पास जो है जो GNI है ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड है. एजुकेशन भी हमें पता है, अगर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बढ़ रही है, यानी आप कह रहे हैं कि जो अडल्ट्स हैं उनकी जो एवरेज एजुकेशन है वो ज़्यादा है, किसी कंट्री की 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो एवरेज एजुकेशन है, वहाँ पे कम ऑन एवरेज जो लोग हैं वो ग्रेजुएशन तो करते ही करते हैं. तो इसका मतलब है कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है. तो पॉजिटिवली जैसे जैसे इंडिकेटर मूव करेगा तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव वे में होगी. तो तीनों के तीनों इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं. अच्छा, अब यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का कंपोनेंट है उसके लिए जो हम मिनिमम वैल्यू यूज करते हैं फॉर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमें उसकी तरफ जाने के लिए बिफोर कि हम कंपोजिट इंडेक्स बनाएं, HDI को कैलकुलेट करें, हमें डायमेंशन इंडेक्स चाहिए. और डायमेंशन इंडेक्स जो है वो क्या है कि हम उनको नॉर्मलाइज करके बनाएंगे ताकि हमारे पास जो तमाम यूनिट्स हैं उनको फिर हम बाद में एवरेज आउट कर सकें तो उनका यूनिट सेम हो, यानी वो यूनिट लेस कर देंगे हम समझो उनको. तो यहाँ पे जब आप मिनिमम की वैल्यू की बात करते हैं फॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो उसकी जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो 20 ईयर्स है और मैक्सिमम वैल्यू 83.2 ईयर्स है. अब ये गोल पोस्ट सेट कैसे हुए? ये गोल पोस्ट सेट ऐसे हुए कि these are the observed maximum value of the indicator from the countries in the time series. जो आपका 1980 से लेके 2010 तक का डाटा था, उसमें से आपने ऑब्जर्व किया कि क्या मिनिमम और क्या मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है. तो ये ऑब्जर्व मिनिमा, ऑब्जर्व मैक्सिमा है इन द हिस्टोरिकल डाटा, और जो मिनिमम फिगर थी उसके लिए आपने मिनिमम गोल पोस्ट ले लिया, और जो मैक्सिमम आया तमाम ईयर्स में, यानी 1980 में भी तमाम कंट्रीज का डाटा होगा, 1981 का भी होगा, इस तरह आपके पास 2010 तक का एक कंप्लीट टाइम सीरीज डाटा था. उसमें सबसे मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किस कंट्री की किस ईयर में आई, चाहे किसी भी ईयर में आई हो, विद इन दिस पीरियड आपने ऑब्जर्व कर लिया कि इस पूरे डाटा का मिनिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम, यानी जो रेंज कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम देख रहे होते हैं. तो आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देख ली और उनको आपने गोल पोस्ट सेट कर दिया.
अगर इस हिसाब से हम देखें कि मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 83.2 है, इट मीन्स अगर मुझे लॉन्गिविटी का कंपोनेंट डायमेंशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है और जो कंट्री की अपनी परफॉर्मेंस है जिसके लिए मैं ये कैलकुलेट कर रही हूँ वो 55 ईयर्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो डायमेंशन इंडेक्स ऑफ लॉन्गिविटी जो की वैल्यू आएगी वो 0.554 आएगी। ठीक है, यानी एक्चुअल माइनस मिनिमम 55 माइनस 20 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम 83.2 माइनस 20, तो जो हमारे पास फिगर निकल के आ रही है दैट इज 0.554. The education component of the HTI is now measured by mean years of schooling for adult age 25 years and older, जैसे अभी मैंने लास्ट पिछली स्लाइड में बताया, and expected years of schooling for children of school going age, जो school going age की expected years of schooling है. Mean years of schooling is estimated based on duration of schooling at each level of education, and expected years of schooling estimate are based on enrollment by age at all levels of education and population of official school age for each level of एजुकेशन. ये दो इंडिकेटर्स हैं जिनको जो कंप्यूट किया जाता है. जिस तरीके से ये मेंशन हो गया कि आपको मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को कैसे करेंगे, बेस्ड करेंगे, एस्टिमेट करेंगे बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्कूलिंग, कि वो उसकी ड्यूरेशन ऑफ स्कूलिंग एट ईच लेवल ऑफ एजुकेशन कितनी है, और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का एस्टिमेट कर रहे हैं एनरोलमेंट बाय एज एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ ऑफिशियल. जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं कि आपके पास स्कूल एज के बच्चे कितने हैं और उनमें से कितने एनरोल्ड हैं. ठीक है, मेरे पास कितनी पॉपुलेशन है स्कूल एज स्टूडेंट्स की या बच्चों की, और उनमें से कितने जो हैं वो एनरोल्ड हुए में, चाहे वो किसी भी स्कूल में हुए में, पब्लिक प्राइवेट. द इंडिकेटर्स आर नॉर्मलाइज. अब अगेन हमें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है क्योंकि हमारे पास हम हर इंडिकेटर का अपना यूनिट है. Then the indicators are normalized using a minimum value of 0. अब क्या होगा कि कोई भी बच्चा स्कूल में एनरोल्ड ही नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये आपने जो नेचुरली आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो लिया हुआ है. एंड द मैक्सिमम वैल्यू आर सेट टू बी द एक्चुअल ऑब्जर्व मैक्सिमम वैल्यू. जो आपने मैक्सिमम सेट किया है वो अगेन ऑब्जर्व वैल्यू है. कहां से ऑब्जर्व किए, इन द टाइम सीरीज डाटा सेट 1980 से 2010 का, क्योंकि ये 2010 की मेथडोलॉजी थी तो ये उसी के रेफरेंस से 2010 में जब वो कंप्यूट कर रहे थे तो उन्होंने पिछले 1980 से लेके 2010 के डाटा में से जो ऑब्जर्व उनके पास मैक्सिमम या उनके आया उसको उन्होंने एज अ बेंचमार्क इस्तेमाल किया. अगर मैं कहूँ 2025 में वो कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो 2025 तक के डाटा में देखेंगे कि ऑब्जर्व मैक्सिमा क्या है. तो ये जब आप ऑब्जर्व मैक्सिमा या मिनिमा ले रहे होते हैं तो जैसे जैसे आपके पास टाइम बढ़ रहा होगा वो आपके पास आप उस ईयर तक जिस ईयर पे कंप्यूट कर रहे हैं तो आप उसका ऑब्जर्व मैक्सिमा, तो ये इसमें वेरिएशन आ जाएगी. अब ये कांस्टेंट मिनिमम या कांस्टेंट मैक्सिमम नहीं रहेगा. जो ऑब्जर्व गोल पोस्ट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते हैं. द एजुकेशन इंडेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू इंडाइसेस. अब यहाँ पे इसने क्या किया कि पहले आपने दो इंडिकेटर्स लिए एजुकेशन की डायमेंशन में. अभी हम HTI कंप्यूट नहीं कर रहे, अभी हम किसका डायमेंशन इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एजुकेशन का या नॉलेज का. तो हमारे पास क्योंकि दो इंडिकेटर थे तो पहले हमने उन दोनों इंडिकेटर से एक इंडेक्स बनाया जो कि थ्रू ज्योमेट्रिक मीन हमने कैलकुलेट किया और दोनों इंडिकेटर्स को नॉर्मलाइज करने के बाद उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया. तो ये आपके पास डायमेंशन इंडेक्स आ गया एजुकेशन का. द थर्ड डायमेंशन इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो गोल पोस्ट हैं फॉर मिनिमम इनकम इज $163 एंड द मैक्सिमम इज $108,211. दोनों की दोनों अगेन ऑब्जर्व मैक्सिमम है, ऑब्जर्व मिनिमा है फॉर द सेम टाइम ड्यूरेशन. क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 2010 में ये इंडेक्स कंप्यूट हो रहा है. क्योंकि ये 2010 में कंप्यूट हो रहा है या 2011 में कंप्यूट हो रहा है, तो जो आपके पास लास्ट अवेलेबल फिगर्स हैं 1990 से लेके 2010 तक की जो आपके पास डाटा अवेलेबल था उसमें से ऑब्जर्व
आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली है। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूट करो और ऑब्जर्व मैक्सिमम मिनिमा लो, तो आप क्या करोगे, जो हिस्टोरिकल डाटा है उसमें से, क्योंकि आप माइट पॉसिबल कि जो मिनिमम वैल्यूज हैं या मैक्सिमम वैल्यूज हैं अब चेंज हो सकती हैं। तो अगर मैक्सिमा इम्प्रूव्ड हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर आपने क्या करना है, जो आप ऑब्जर्व मैक्सिमम होंगे उससे जो है वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। The decent standard of living component is measured by GNI per capita, as we have already seen in the previous slide. The HDI uses a natural logarithm of income to reflect the diminishing importance of income with increasing GNI. अच्छा, यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जब हम इनकम का वेरिएबल उठाते हैं उसमें जो है आपके पास वेरिएशंस बहुत होती हैं, और हम कहते हैं जब लो लेवल ऑफ इनकम है तो उसका जो इम्पैक्ट ऑन द लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे इनकम लेवल हाई होता है तो जो एडिशनल इनकम का इम्पैक्ट है, जैसे हम मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना, इंक्रीमेंटल यूटिलिटी, तो यहाँ पे अगर इंक्रीमेंटल यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ इनकम, इनकम को मैं अगर एज अ कमोडिटी ट्रीट करके बोलूं, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी डिमिनिशिंग होगी, क्योंकि अभी मैं बहुत गरीब हूं, मेरी इनकम में इजाफा हुआ तो जो मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इजाफा है वो ज्यादा होगा। लेकिन जब ये अगर मुस्तकिल इनकम का इजाफा चलता रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा फिर जो मेरा इनकम में मजीद इजाफा हो रहा है, यानी जब हाई लेवल ऑफ इनकम पे मैं मजीद इनकम इंक्रीज हो रही है तो एडिशनल इनकम का जो इम्पैक्ट है ऑन माई लाइफ वो फिर उतना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास सीरीज में जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप हम जैसे कहते हैं ना इंडिकेटर, तो इन वेरिएशंस के लिए हम क्या करते हैं, इसको नेचुरल लॉगरिथम लेंगे, इसका नेचुरल लॉग लेके और फिर इसको यूज करेंगे इंडिकेटर को। फिर अब जब हमने सबको डायमेंशन इंडेक्स कैलकुलेट कर लिए, द स्कोर फॉर 3 HDI डायमेंशन इंडाइसेस आर देन एग्रीगेटेड इनटू कंपोजिट इंडेक्स यूजिंग अ ज्योमेट्रिक मीन। अगेन हमने ज्योमेट्रिक मीन लिया है। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में हमने अर्थमेटिक मीन लिया था, ठीक है, सिंपल एवरेज जिसे हम कहते हैं। लेकिन 2000 एज पर 2010 मेथडोलॉजी हम जब उसको कंपोजिट इंडेक्स में जनरेट कर रहे होंगे तो जो हम मीन कैलकुलेट करेंगे 3 डायमेंशन से, वो हम थ्रू ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। The new HDI assigns equal weight to all 3 dimension indices. The 2 education sub indices are also weight equally. यानी जब आपने डायमेंशन इंडेक्स कैलकुलेट किया था तब भी आपने जो है वो इक्वल वेट दिया है, और फिर जब 3 डायमेंशन इंडेक्स आ गए और उसके बाद आपने HDI कैलकुलेट किया तो उसमें भी आपने तीनों डायमेंशंस को सेम इक्वल वेट दिया है। अब कॉन्सेप्चुअल हम जब इसकी पीछे मैकेनिक्स देखते हैं कि हम क्यों ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये रीजन था बिफोर 2010 जब आपका फर्स्ट 1990 में HDI कैलकुलेट हुआ था, तो 1990 की मेथडोलॉजी में भी आपने अर्थमेटिक मीन यूज किया था, ठीक है। एज पर अगर कंप्यूटेशन हम HDI की करेंगे ओल्ड मेथडोलॉजी तो हम अर्थमेटिक मीन के थ्रू एग्रीगेशन करते हैं, बट इन द न्यू मेथड जो 2010 की मेथडोलॉजी है वी यूज ज्योमेट्रिक मीन। अभी हम इसको आगे चल के देखते हैं कि व्हाई वी यूज ज्योमेट्रिक मीन और क्या डिफरेंस है इन अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन। What has changed, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हम 1990 और 2010 में क्या क्या चेंज हो रहा है। इम्प्रूवमेंट आर रेगुलरली मेड टू द इंडिकेटर एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द HDI. Over the past 20 years, the HDI has received its share of criticism. जाहिर सी बात है, जैसे हमने कहा ना, no indicator is free of limitations or criticism. इसकी भी कंस्ट्रक्शन पे, कॉम्पोजिशन पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारी सजेशंस आई कि किस तरीके से इसको बेहतर किया जाता है, कर सकते हैं। तो
उसके बाद अगर हम अब बात कर लें कि इनको, इन क्रिटिसिज्म को देखते हुए और उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए और 2010 की जो HDR रिपोर्ट थी उसमें इंट्रोड्यूस हुआ जो HDI कैलकुलेटेड यूजिंग द न्यू मेथडोलॉजी, उसमें जो मेजर चेंजेस आए थे वो इंडिकेटर्स के थे, वो कैलकुलेशन एंड गोल पोस्ट के थे, वो कैलकुलेशन ऑफ द सब इंडाइसिस के थे। यानी ये 3 तरह के चेंजेस हैं। इंडिकेटर में भी चेंज आया 1990 में से लेके 2010 में, उसके किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं और गोल पोस्ट कैसे सेट कर रहे थे, ये भी चेंज हुआ। और ये भी चेंज हुआ कि जो हम सब इंडाइसिस कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट होंगे। दिस इज अ कंपैरेटिव स्लाइड। इसमें आपके पास दोनों मेथडोलॉजी हैं। जो ऊपर वाला आपके पास नजर आ रहा है, जिसके ऊपर आपके पास नजर आ रहा है, दिस इज प्रीवियस HDI, और जो नीचे है ये आपके पास जो न्यू मेथडोलॉजी है 2010 की। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो जो पहली डायमेंशन थी अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, उसमें आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ऊपर भी नजर आ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ नीचे भी नजर आ रहा है। मीन्स देयर इज नो चेंज इन दिस डायमेंशन। ठीक है, इस डायमेंशन में तो आपके पास कोई चेंज नहीं आया। अब हम आते हैं द सेकेंड डायमेंशन, नॉलेज। 2010 में अभी हम क्या पढ़ के आए कि हमारे पास मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है एक इंडिकेटर, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है दूसरा इंडिकेटर, एंड देन वी विल मेक अ डायमेंशन इंडेक्स यूजिंग दीज टू इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं विद द प्रीवियस HDI, वहां पे जो एजुकेशन को कैप्चर या नॉलेज को कैप्चर करने के लिए इंडिकेटर्स इस्तेमाल हुए थे वो कौन से थे? अडल्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, जो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में भी आपके पास लिटरेसी रेट था, और उसके साथ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था। जो दो आपके पास इंडिकेटर्स थे, यानी जो अगर मैं अब फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स से इसका कंपैरिजन करूं तो इन द फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एजुकेशन के लिए हमारे पास सिर्फ लिटरेसी था, लेकिन जब हम HDI की तरफ आए तो HDI के इसमें हमारे पास अलॉन्ग विद द लिटरेसी रेट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, कि जो स्कूल की एनरोलमेंट है प्राइमरी की, सेकेंडरी हाई स्कूल की और टर्जरी की, जिसको हम कहते हैं कि अबव जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, वो तीनों आपकी एजुकेशन की क्रॉस एनरोलमेंट लेके और उसको और लिटरेसी रेट, इन दोनों इंडेक्स को लेके और यूजिंग द अर्थमेटिक मीन आप पहले एजुकेशन का इंडेक्स कैलकुलेट करते थे एज पर द प्रीवियस 1990 मेथडोलॉजी। लेकिन 2010 में इनको इम्प्रूव किया, किस तरह कि अडल्ट लिटरेसी रेट की जगह उन्होंने मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की जगह एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो कि स्कूल एज स्टूडेंट्स की थी, उसको जो है वो करके और फिर आप एजुकेशन इंडेक्स की तरफ गए। तो दिस इज द डिफरेंस इन द इंडिकेटर्स। फिर थर्ड जो हमारे पास था वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। पहले उसको आप GDP पर कैपिटा से मेजर कर रहे थे, एंड देन यू विल मेजर इज बाय GNI पर कैपिटा। GDP हमें पता है, GDP पर कैपिटा क्या है, शिफ्टेड टुवर्ड्स GDP टू GNI। रीजन क्या हो सकता है हमारे पास? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP जो हमारे पास था। GDP जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि विद इन अ नेशन आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ सिटी कंट्री, ठीक है, उसमें आपके पास चाहे जो इनकम जो आपके पास जनरेट हो रही है यूजिंग द फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो भी शामिल होती है। ठीक है, तो आपने इसको इसी वजह से उन्होंने इसको रिप्लेस किया विद GNI पर कैपिटा, क्रॉस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो थी, जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम नेशनल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे किसी भी कंट्री के, जो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके थ्रू जो इनकम जनरेट हो रही है, तो आपने GDP से GNI पे लेके गए, शिफ्ट किया, ताकि आप इस चीज को मेक श्योर करें कि ये इनकम जो है वो
जो आपके डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, थ्रू दैट वो इनकम जनरेट हो रही है। तो ये इम्प्रूवमेंट थी इंडिकेटर्स की। यहाँ पे अगर मैं इसको ये भी कंपैरेटिव स्लाइड है। हेल्थ वाज मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। न्यू मेथोडोलॉजी में स्टिल मेजर्ड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इट मींस के हेल्थ के इंडिकेटर में देयर इज नो डिफरेंस। एजुकेशन और नॉलेज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अडल्ट लिटरेसी रेट एंड स्कूल एनरोलमेंट रेट्स। और इन द 2010 ये न्यू मेथोडोलॉजी आपके पास ये जो नॉलेज का इंडिकेटर है इज मेजर्ड बाय कंबाइनिंग द एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग पर स्कूल एज चाइल्ड in a country today with the mean years of prior schooling for adult age 25 and older. ठीक है। Income or standard of living is measured by GDP per capita adjusted for purchasing power parity, and income is now measured by the purchasing power parity adjusted per capita gross national income. Reasons for changing. Adult literacy rate जो था used in the previous HDI is simply a binary variable literate or illiterate. जहाँ हमने कहा था ना with no graduations, वहाँ पे आपको ये नहीं बता रहा the individual can read or write just. It means कि वो literate है या illiterate है। वहाँ ये कोई आपके पास identification नहीं है कि उसने कितना पढ़ा है, graduate है, क्या है। तो quality of education क्या थी? It means के जो आपके पास literacy rate है is an insufficient measure for getting a complete picture of knowledge achievements. यही criticism, क्योंकि literacy rate physical quality life index में भी था तो ये उस पे भी था। इसी तरीके से जब old methodology में ये literacy rate था तो यही limitation और criticism इसके ऊपर भी आया। तो by including the average years of schooling and expected years of schooling, one can better capture the level of education and recent changes. The second change is ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को उन्होंने रिप्लेस किया, जो कि मॉनेटरी वैल्यू है फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री irrespective of how much is retained in the country. अब irrespective of how much is retained in the country का मतलब क्या है? क्योंकि ये तो तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है जो विद इन अ बाउंड्री आपके काम कर रहे हैं, irrespective कि वो आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं या वो आपके फॉरेन फैक्टर हैं। यानी आपके अगर चाइनीज हम कहते हैं कि काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम भी द पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी, क्योंकि वो विद इन अ कंट्री बाउंड्री हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिप्लेस किया किससे? ग्रॉस नेशनल इनकम से, दैट एक्सप्रेसेस द इनकम अक्यूर्ड टू रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल फ्लो सच एज रेमिटेंसेस एंड एड। अब यहाँ पे इनकम की बात हो रही है तो ये आपके डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की है। अगर तो वो अब्रॉड काम कर रहे हैं, वहां से रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, तो ये भी इसका पार्ट है। तो दिस इज अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर। जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो जो हमारे पास इनकम जनरेट हो रही है, जो कंट्री की जो जितनी भी पॉपुलेशन है, रेजिडेंट है, उनके पास अगर इनकम जनरेट होगी तो वो उस कंट्री का इकोनॉमिक वेलफेयर को जो है वो रेज करेगी। अगर आउटफ्लो ऑफ इनकम हो जाता है, फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनकम जनरेट कर रहे हैं और वो उसको वापस अपने कंट्रीज में रिमिट आउट कर रहे हैं, तो वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को या उस कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज नहीं करता। तो दैट्स व्हाई वी चेंज जीडीपी टू जीएनआई। अच्छा, अब गोल पोस्ट को भी मैंने कहा कि चेंज किया और हमने कैलकुलेशंस में भी चेंज की। प्रीवियसली द एचडीआई हैड अ फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ डायमेंशन इंडाइसेस। ठीक है, जब हम पहले एचडीआई को फॉर्म करते थे तो वी यूज अरिथमेटिक मीन, यानी सिंपल हम उसका एवरेज करते थे। तीन हमारे पास फिगर है, x1, x2, x3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास तीन डायमेंशंस हैं, हमने उनको डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। फिर the previous cap on the income component has been replaced in the 2010 HDI by an observed maximum. पहले जो आपके गोल पोस्ट थे वो आपके पास क्या था? वो आपने खुद से आर्बिट्ररी कैप लगाया हुआ था इनकम का मैक्सिमा जो आपने सेट किया हुआ था, मीन्स उस मेथोडोलॉजी में सेट हुआ था मैक्सिमम फॉर इनकम, वो आपके पास जो था वो आर्बिट्ररी कैप था कि इनकम इतनी होगी। लेकिन जो 2010 की मेथोडोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ वो ऑब्जर्व मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम लेवल हुआ, ताकि आप जो पूरा जो हिस्टोरिकल डाटा है उसमें अब तक का जितना मैक्सिमम था
उससे उसको रिप्लेस कर दिया। Adopting the geometric mean produces lower index value। अब geometric mean क्या है और arithmetic mean क्या है? देखो, अर्थमेटिक मीन स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने दोनों पढ़े होंगे, दोनों का आपने फॉर्मूला देखा होगा कि हाउ कैन वी यूज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला है और अर्थमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला है। जब आप अर्थमेटिक मीन लेते हो, लेट सपोज कि मेरे पास जो है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो जब आप प्लस कर रहे होते हो, मेरा एक डायमेंशन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हेल्थ में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ठीक है, 100% परफॉर्मेंस थी मेरी। और जो मेरी दूसरे सेक्टर में परफॉर्मेंस थी वो जो थी लेट सपोज के मिड में थी, 50 थी। और जो मेरी थर्ड जो सेक्टर की परफॉर्मेंस थी वो 0 थी। अब ये जो 100 है ना, क्योंकि बिल्कुल एक आउटलायर 100 इधर चला गया, 0 उधर चला गया, 0 की परफॉर्मेंस, या मैं कहूँ कि चलो 10% थी परफॉर्मेंस, ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, इट्स अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस। लेकिन अगर मैं 100 और 10 इन दोनों को एवरेज आउट करूंगी तो मैं इन बिटवीन आ जाऊंगी, जो कि मॉडरेट परफॉर्मेंस को शो कर रहा होगा। ऑल दो कि मैंने कहा कि मेरे कंट्री में एक जो डायमेंशन है, हेल्थ सेक्टर जो है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही वर्स्ट है, या मेरे जो एजुकेशन सेक्टर की परफॉर्मेंस है वो बहुत वर्स्ट है। लेकिन किसी एक सेक्टर की परफॉर्मेंस, तो जो इनइक्वालिटीज है ना विद इन द डायमेंशन, वो आपका कभी भी अर्थमेटिक मीन कैप्चर नहीं करता, क्योंकि वो सिंपल एवरेज कर देता है फिगर्स को। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो आपको उस इनइक्वालिटीज को कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम थ्रू ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेशन करेंगे इंडेक्स की, जब हम उसको एवरेज निकाल रहे हैं थ्रू ज्योमेट्रिक मीन, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी, इफ देयर इज एन इनइक्वालिटीज अक्रॉस डायमेंशन इन द कंट्री, तो आपकी ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो होगी वो कम आएगी एज कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन, क्योंकि इट कैप्चर्स द इनइक्वालिटी अक्रॉस डायमेंशंस। जो आपकी डायमेंशंस के अक्रॉस इनइक्वालिटीज हैं वो ये कैप्चर करेगा। विद इन अ डायमेंशन अगर कोई इनइक्वालिटीज है उसको तो ये भी कैप्चर नहीं करेगा, लेकिन अक्रॉस डायमेंशंस, अगर किसी एक डायमेंशन में परफॉर्मेंस अच्छी है और दूसरे में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, तो थ्रू अर्थमेटिक मीन जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वैल्यू ज्यादा आएगी, एंड व्हेन यू कंप्यूट अ ज्योमेट्रिक मीन तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। इट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ फैमिली ऑफ जर्नल मीन। ये तो आपके पास जो एक जर्नल फॉर्मूला है, अगर आपके पास बीटा 1 बीटा, ये बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थमेटिक मीन में हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं इस फॉर्मूले में, अगर बी को हम बीटा को हम 1 कर देंगे तो आपके पास ये सिंपल एवरेज में चला जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में हम बीटा को इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो आपके पास ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ ज्योमेट्रिक मीन व्हेन बीटा इक्वल्स टू 0। और अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मोर वेट ऑन हायर इनकम्स, बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, मोर वेट ऑन लोअर इनकम। तो इनइक्वालिटीज को हम यहाँ पे पेनलाइज कर सकते हैं यूजिंग द ज्योमेट्रिक मीन। ये एक एग्जाम्पल है जैसे हमने पहले किया था, एक की डिस्ट्रीब्यूशन है 0.2, 0.6, 0.7। सिर्फ सिंपल हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन से लेते हैं तो क्या होगा, और अगर हम इसको अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हैं तो क्या वैल्यूज आएंगी। जब हमने ज्योमेट्रिक मीन से फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट किया तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ए का जो मीन आ रहा है वो क्या आ रहा है, विद ज्योमेट्रिक मीन आपके पास वैल्यू है, तीनों जो आपके पास ए बी एंड सी की डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों का जो मीन वैल्यू आ रही है वो 0.5 आ रही है, यानी 50% परफॉर्मेंस शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इनको तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को कंपैरिजन करो फिगर्स से, 0.2, 0.6, 0.7,
जो डिस्ट्रीब्यूशन बी है इसमें इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा है, एक फिगर 0.1, एक फिगर 0.9, एक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, एक की परफॉर्मेंस बहुत बुरी। जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तीनों डायमेंशंस जब मैं कहती हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस बराबर है, तो जो अर्थमेटिक मीन आया वो 0.5 आ रहा है। लेकिन जब इसी डिस्ट्रीब्यूशन को थ्रू ज्योमेट्रिक मीन आप कैलकुलेट करोगे, 0.5 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये डिस्ट्रीब्यूशन सी है। तो जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, तीनों डायमेंशन की परफॉर्मेंस सेम थी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन वैल्यू एंड द ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सी में तो कोई इनइक्वालिटीज हमें नजर आ ही नहीं रही। जब इनइक्वालिटीज नहीं थी तो चाहे आपने ज्योमेट्रिक मीन से कैलकुलेशन की, चाहे आपने अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेशन की, देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन जब आपके पास इनइक्वालिटीज हैं, अगर मैं अब डिस्ट्रीब्यूशन ए की बात करूं एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन बी, डिस्ट्रीब्यूशन ए जो है वो मोर इक्वल है, ठीक है, एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन बी। अगर मैं बी की बात करूं तो 0.5 से उसकी वैल्यू, लेकिन एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन सी, डिस्ट्रीब्यूशन ए इज मोर अनइक्वल। अगर सी के कंपैरिजन में ए की बात करूं इट्स मोर अनइक्वल, इसलिए क्या हुआ कि 0.5 से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, 0.44 पे चली गई, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमने कहा कि अक्रॉस डायमेंशंस में अगर ये तीन फिगर्स तीन डायमेंशंस को शो कर रही हैं तो उनमें इनइक्वालिटीज थी, जिसको इसने कैप्चर किया और फिर उसने उसको एवरेज पे, सिंपल एवरेज पे नहीं रखा, उसने पिनलाइज्ड किया जो इनइक्वालिटीज थी इन दी अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बी जो थी, जो हमने कहा था जिसमें सबसे ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं एज कंपेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन सी एंड ए, तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, फ्रॉम 0.5 से उसकी वैल्यू ड्रॉप हो गई 0.36। तो दैट्स द रीजन कि हम अर्थमेटिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन की तरफ मूव हुए थे, ताकि अक्रॉस डायमेंशन अगर किसी कंट्री की परफॉर्मेंस में डिस्पैरिटीज हैं तो उनको कैप्चर किया जा सके। ये इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस है जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। जब 0.5 पे है तो जाहिर है वो रेड लाइन आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रही है, उसमें फिर आपके पास कोई भी जो वैल्यूज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक, जब हम इसको ज्योमेट्रिक मीन से कैलकुलेट किया तब भी वो रेड लाइन वहीं की वहीं है। जब हम अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हैं तो जब भी आपकी परफेक्टली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो देयर इज नो डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और आपकी अर्थमेटिक मीन। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली इक्वल नहीं होती, इट इज नॉट परफेक्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी उसमें डिस्पैरिटीज हैं, तो फिर आपके पास जो भी ज्योमेट्रिक मीन की फिगर आएगी वो लोअर आएगी देन द अर्थमेटिक।